नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर से बात होने जा रही है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। जी हां, क्योंकि ये विषय कुछ ऐसा है कि जब से आया है छा सा गया है। बार बार रोज रोज इसे लेकर नई बातें आती हैं, चाहे वो इससे रिलेटेड किसी प्लेटफॉर्म का लॉन्च होना हो, किसी वेबसाइट का लॉन्च होना हो, किसी ऐप का लॉन्च होना हो या कोई और बात। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एआई के रेगुलेशन की। और वो क्यों? क्योंकि दुनिया भर से इसके रेगुलेशन की आवाज़ें अभी से उठने लग गई है। दुनिया भर में चिंता छा गई है कि अगर एआई को ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया तो इसके कई दुष्परिणाम भी होंगे। और भारत से भी ये चिंता जाहिर तौर पर उठ रही है। हाल ही में TRAI ने इसे लेकर चिंता जताई और कहा है कि इसे रेगुलेट करना जरूरी है और कुछ उपाय भी सुझाए हैं। तो TRAI ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एआई को लेकर क्या कहा है वो आपको बताते हैं। क्या चिंताएं हैं उसका एक आइडिया देते हैं और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जैसे शुरुआत में हम सब जान रहे हैं, बार्ड और ये सब बहुत जल्द हमारे जीवन का, आपके हमारे जीवन का फुल टाइम हिस्सा बनने जा रहा है, जैसे मोबाइल फोन है इस वक्त। तो चलिए पहले आपको बता देता हूं कि क्या चिंता जताई है TRAI ने, क्या बोला है। तो उनका कहना है कि एआई का प्रभाव टेलीकॉम तक सीमित नहीं है, क्योंकि शुरुआत में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए इसे माना जा रहा था, तमाम चीज़ें हैं, इसको बड़े पैमाने पर देखना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में एआई को रेगुलेट करना होगा, यानी कि एआई के जितने भी यूज केस बनेंगे आपको उसमें किसी प्रकार का नियम, कानून, रेगुलेशन लगाना होगा। आगे TRAI कहती है इस चीज़ को लेकर कि 2 तरह की संस्थाओं का फ्रेमवर्क किया जाना चाहिए, बनाई जानी चाहिए। पहली संस्था ऐसी हो जहां पर एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी हो, यानी संविधान के तहत बनने वाली एक संस्था हो और ये संवैधानिक अथॉरिटी नियम बनाए, सिफारिशें दे, उस पर आगे काम किया जाए। दूसरी वो कह रहे हैं कि एक मल्टी स्टेक होल्डर्स एडवाइजरी बॉडी, यानी कि जो लोग एआई पे काम कर रहे हैं, किसी तरह से एआई से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों को मिलाकर एक बॉडी बनानी चाहिए। और ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी जो सलाह देगी, चीज़ें बताएंगी, सेल्फ रेगुलेशन और तमाम इस तरह की भी बातें करेंगी। तो ये चीज़ है। अब एक बयान आपको हम IT मंत्री का बताते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कॉपीराइट और एल्गोरिदम को लेकर जो एआई से रिलेटेड वो बात कह रहे हैं, कुछ चिंताएं हैं। एआई किसी एक देश का नहीं है, एक वैश्विक मुद्दा है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एआई का जो सोर्स है वो इंटरनेट के थ्रू आता है और इंटरनेट कहीं एक जगह तो है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नजरिया से इसे देखा जाना चाहिए, मतलब इसे रेगुलेट भी करना है। जो बात क्रिप्टो करेंसी में कई जगह आती थी कि भाई इसे कोई एक देश रेगुलेट नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना होगा, लगभग वही बात इसमें आ रही है। भारत समान विचार वाले देशों के साथ है, ये IT मिनिस्टर कह रहे हैं। भारत मिलकर कानून बनाने के पक्ष में है, ये भी IT मिनिस्टर का कहना था। लेकिन अब सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिरकार एआई जो कि अभी बिल्कुल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर है, उसको लेकर इतनी चिंताएं क्यों आ गई है, क्यों अभी से उसके रेगुलेशन की मांग की जाने लगी है? और क्या वाकई जब ये एक वैश्विक चीज है, कि एक इंटरनेशनल फिनोमिना है, तो इसे रेगुलेट करना उतना आसान होगा? क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं जिसके कारण ये डर लग रहा है? तो आइए इसी पर बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं जिनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोरोवर के CEO और एआई एक्सपर्ट अंकुश सभरवाल, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के CEO के यतीश राजावत और सुप्रीम कोर्ट की वकील ईशानी शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यतीश जी, मेरा पहला सवाल वही है जो मैंने कहा अभी, कि आखिर अभी तो इसकी शुरुआत हुई है एआई की, लेकिन दुनिया भर के मंचों से, बातचीतों में, यूनाइटेड नेशंस में भी बात आ गई, भारत से चिंता उठ गई और तमाम देशों में इसके रेगुलेशन को लेकर इतनी बात क्यों हो रही है, इतनी चिंताएं क्यों हैं? क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? विपिन, दुष्परिणाम कई हो सकते हैं। पहला दुष्परिणाम ये हो सकता है कि एआई जो आपके नौकरियों को खा जाए। दूसरा दुष्परिणाम ये हो सकता है कि एआई एक फॉल्स नैरेटिव को क्रिएट करे, फॉल्स इमेज को क्रिएट करे, जिससे दोनों वीडियो और ऑडियो और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन हो और वो माहौल बदल दे, माहौल खराब कर दे। तीसरा दुष्परिणाम ये हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, कि एआई बिना आपकी परमिशन से, बिना आपके परमिशन लिए हुए
आपके डेटा को ऑलरेडी स्क्रैप करके यूज कर रहा है। तो इसका परिणाम ये होता है कि अगर आपका कोई पर्सनल वीडियो है या आपने कोई पर्सनली कोई चीज आर्टिकल लिखा है या किसी ने कोई एक स्क्रिप्ट लिखी है लंबी, किसी फिल्म की या किसी डॉक्यूमेंट्री की, एआई उसको उठा लेती है और उसी तरीके पे वो एक नई स्क्रिप्ट बना भी सकती है। तो इस तरीके से इसके दुष्परिणाम के कई एरियाज हैं और दुष्परिणाम को कंट्रोल करने का अभी किसी भी सरकार के पास कोई कानून नहीं है, किसी भी संस्था के पास कोई तरीका नहीं है। हर सरकार इस विडंबना से जूझ रही है कि इसका किया क्या जाए। इसमें अमेरिकन कंपनीज भी ज्यादा भारी हैं क्योंकि उन्होंने चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई पे ज्यादा काम किया है, खासतौर से जो आपके बिग प्लेटफॉर्म है जिसमें गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और चैट जीपीटी की अपनी संस्था ओपन एआई शामिल होते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स एआई का इस्तेमाल कई सालों से कर रहे हैं और अब इस मतलब ये टेक्नोलॉजी, इस एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी तो है ही, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है और एक्सपोनेंशियल तरीके से सीखती है चीजों को, और इसको रोकने की कोई कायवाद अगर नहीं की गई तो इसके जैसे मैंने 3-4 जो दुष्परिणाम गिराए वो बहुत ज्यादा सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे असर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ईशानी, क्या एआई की जो खासियत एक सेल्फ लर्निंग की, क्योंकि ऐसी बात नहीं, टेक्नोलॉजीज तो बहुत बनी, कंप्यूटर आया, उसके बाद इंटरनेट आया, सोशल मीडिया भी आया जो काफ़ी हद तक हमारे समाज को और पूरी एक व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है, तमाम चीज़ों को, हमारे सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो को और तमाम चीज़ों को, और अपना इम्पैक्ट डाल भी रहा है। लेकिन एआई को लेकर शंकाएं बहुत ज़्यादा, चलिए कॉपीराइट और इन सब के प्रॉब्लम आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन इलॉन मस्क जो कह रहे हैं कि 5 साल में एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा, क्या असली चिंता ये है? वही ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं विवेक। आज तक जितनी टेक्नोलॉजी आई है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, सारे मतलब देयर आर पीपल ऑफ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड सिटिंग हियर, उन सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ह्यूमन माइंड बैठा होता था। इसका जो सेल्फ लर्निंग मोड है और एक्सपोनेंशियली इवॉल्विंग मोड है, जैसे जो लोग ट्राई ने जो एक कहा कि एआई बने और जिन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये बहुत फास्ट पेस टेक्नोलॉजी है और कोई भी रेगुलेटरी प्रोसेस को ये आउटपेस कर देगी। तो मेरा ये अपना मानना है, व्यक्तिगत राय है कि मुझे एक ऐसी फास्ट पेस टेक्नोलॉजी जो मेरे देश की रेगुलेटरी प्रोसेस से मीट ना कर पाए वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि रेगुलेशन, everything should come under the ambit of regulation। हम एक वेलफेयर इकोनॉमी है और जैसा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा फॉर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कि हमें उसको उस प्रिज्म से देखना है जिसमें हम यूजर हार्म्स को असेस कर सकें, और जिन हार्म्स को अभी गिनाया गया है, जॉब्स खा जाना तो उसका एक हिस्सा है, पर मतलब मेरा और मुझ जैसे कई लोगों का ये भय है कि वो ह्यूमन काइंड को टेक ओवर करने, अगर कोई चीज रैपिडली सोच मतलब अपने, इट इज लर्निंग, इट इज इन अ सेल्फ लर्निंग मोड एंड इट इज यू नो इट इज पिकिंग अप, it is aiming to get better by the day on its own, it's self paced in that way। सो और दूसरा, ये हमारे देश में नहीं है, ये चिंता सिर्फ हमारे देश की नहीं है, कनाडा में रेगुलेशंस हैं, यूएस में रेगुलेशन है। अभी 21 जुलाई को यूएस ने 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज से वॉलंटरी कमिटमेंट्स लिए हैं कि एआई एक रिस्पॉन्सिबल वे में डेवलप होगा उसका। तो हम ये सब तो फिर भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज है, हम तो वेलफेयर स्टेट है, हमें तो फ्रैंकली ड्राइवरलेस कार्स की भी जरूरत नहीं है। एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इट्स मोर देन वेलकम, बट डू वी नीड इट इन आवर इकोनॉमी? जी, ये भी अच्छा सवाल है कि क्या अभी हमें इसकी जरूरत भी है, और ये शायद कई जगह सवाल है भी कि क्या ऐसी चीज की आपको जरूरत है। वेल,
राजा साहब, क्या एक खतरा इससे ये होगा कि जिन भी आज भी ये खतरे हम देख रहे हैं कि जिन कंपनियों के पास सोशल, और ये वक्त वक्त पे निकल कर आते हैं कि वो चुनाव को प्रभावित कर रही हैं, जो कंपनियां सोशल मीडिया चला रही हैं वो गिनी चुनी 4-6 कंपनियां हैं दुनिया की, और वो दुनिया के तमाम देशों को इम्पैक्ट करने की ताकत रखती हैं। एआई तो उससे और एक कदम आगे है। तो क्या ये खतरा होगा कि कुछ कंपनियों के हाथ में इनडायरेक्टली दुनिया का एक बहुत बड़ा कंट्रोलिंग पावर चला जाएगा एआई के जरिए? देखिए विपिन, ऐसा है कि एक तो सोशल मीडिया अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही घातक वेपन सा हो गया है इलेक्शंस में। और जब सोशल मीडिया और एआई को आप कंबाइन करते हैं तो जैसा मैं पहले कहा, जी सतीश जी के साथ तो थोड़ा सा लिंक में इशू है, हम उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक ऐसी चीज आप बनाने जा रहे हैं? जी सतीश जी जुड़ गए हैं। जी मैं ये कह रहा था कि सोशल मीडिया और एआई जब कंबाइन होते हैं तो डीप फेक का जो चालन है और डीप फेक का जो प्रचलन है वो बहुत भारी हो जाता है। तो किसी भी बड़े नेता का मान लीजिए डीप फेक वीडियो बन गया और वो डीप फेक वीडियो अपने आप वायरल हो गया और उसका जो इम्पैक्ट हुआ वोटर्स पे वो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसमें जो इस टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसको सिर्फ रेगुलेट करना जरूरी नहीं है, उसको एक्चुअली कंट्रोल और नेगेट करना भी जरूरी है। यानी कि उसको आप एआई को डीप फेक यूजेज अलाउ ही नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे भी वही डीप फेक वीडियो इस्तेमाल होंगे वो रियल वीडियो की तरह होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरा वीडियो कल डीप फेक वीडियो बनेगा, इसी तरह से बात करूंगा, यही वॉइस होगी, यही तरीका होगा बात करने का। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो होगा जो उसमें डाला गया। तो इस तरीके के जो नैरेटिव्स हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशन में, खासकर इलेक्शन में, बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल यतीश जी मतलब ये अब छोटी छोटी खबरें उड़ने लगी। मैं कुछ पढ़ रहा था, किसी ने मुझे बताया कि दक्षिण भारत से कोई ऐसी खबर आई जहां पर जो आप कह रहे हैं ना डीप फेक वीडियो वाला, एक ऐसे वीडियो कॉल आया, किसी ने किसी से पैसे मांगे, सामने वाले ने भेज भी दिए कि भाई वीडियो कॉल में कोई क्या झूठ बोल लेगा, चलिए फोन कॉल तो मुझे समझ में आता है। तो वो जो आमतौर पे अभी हमें चीटिंग के केसेस देखते हैं सोशल मीडिया वाले, पैसे वाले, वो एआई का इस्तेमाल करके हो गया। दूसरा, हाल फिलहाल में एक आर्टिकल मैंने कल परसों में पढ़ा जिसमें बहुत बड़ी चिंता जताई गई है कि इस समय इंटरनेट पर बच्चों के, छोटे बच्चों के एआई के द्वारा बनाए गए न्यूड फोटोज, कंप्रोमाइज फोटो, रॉन्ग पोजीशन फोटो की बाढ़ सी आ गई है और चिंता जताई गई है कि इसकी वजह से बच्चों के ऊपर यौन अपराध आने वाले समय में बहुत बढ़ सकता है। सबके पीछे कौन? एआई। तो ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं विपिन जी, ये उदाहरण सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये उदाहरण दुनिया भर में प्रचलित हो रहे हैं। और ये इन उदाहरण को मान लीजिए आप कॉन्टेक्स्ट चेंज करके इनको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डाल दें, या इनको कॉन्टेक्स्ट चेंज करके आप क्रिमिनल एनवायरनमेंट में डाल दें, या इनका कॉन्टेक्स्ट अगर आप चेंज करें और उनको देखें कि मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी कोई क्रिमिनल ही इस्तेमाल करता है या मान लीजिए टेररिस्ट इस्तेमाल करता है, उसके हाथ में ये टेक्नोलॉजी होती है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे उपद्रव करना है, तो वो पूरा सिस्टम या पूरे सोशल मीडिया में अगर वो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी, एआई जैसी एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी और डीप फेक इसका इस्तेमाल करते हुए एक बम के वीडियो को वायरल कर देता है और वो बम की वीडियो टीवी स्टेशन चलाने लगते हैं, तो सोचिए कैसी भगदड़। नहीं, आप सही कह रहे हैं। सोच के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी काल्पनिक फिल्मों जैसी स्थिति ना बन जाए। ईशानी, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सवाल के साथ आ रहा हूं, अपनी बात भी रखिएगा कि क्या एआई को रेगुलेट करना पॉसिबल भी है? जिस तरह से वो मतलब किसी एक देश का या एक जगह का तो फिनोमेना है नहीं। एग्जैक्टली और वो एक देश और एक जगह का फिनोमेना नहीं है। और यही मैं कह रही थी कि जो कंट्रीज इस समय एआई के रेगुलेटिंग एक्ट्स ला रही हैं, यूएस, कनाडा, ब्राजील, जापान, इंडिया के साथ साथ, वो सब एडवांस्ड कंट्रीज हैं।
वहां के शायद जो अपने इंटरनल डायनेमिक्स हैं वो इंडिया जैसे नहीं है. इंडिया इज नाउ इन लीग विद दीज एडवांस्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. पर जो हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो हमारे अभी भी जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की सिचुएशन है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं अच्छा बुरा नहीं कह रही, वो इन सारे देशों से भिन्न है. इसीलिए आज भी हमारी जो क्रिमिनोलॉजी है, जैसे हमारे रिपोर्टेड क्राइम्स हैं या जिस तरह के फ्रॉड्स और अभी भी बैंकिंग फ्रॉड्स और इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड्स और कॉल करके पैसे लेने वाले वो रिपोर्ट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो क्या है कि जैसे हम डेवलपमेंट, वी एज एन एवॉल्विंग वर्ल्ड, हम सब डेवलपमेंट की ओर दौड़े और सडनली जब हमें रियलाइज हुआ कि ये डेवलपमेंट हम ओवर पार कर रहा है हमारे रिसोर्सेस को, हमारी जिंदगी को, तो हमने एक टर्म निकाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ऐसे ही अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ को ओवर पार करने देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है. वो ऑलरेडी फोन्स में, वेदर फोरकास्ट में, चैटबॉट्स में, इन सब चीजों में तो ऑलरेडी हम एआई यूज कर रहे हैं. अच्छा, हमेशा ये तो है कि हर चीज का एक अच्छा इस्तेमाल है, लेकिन अब ये एआई थोड़ी दुधारी तलवार जैसा मामला हो. एक मिनट, मेरी बस एक जी, लॉजिकल प्रोग्रेशन ही इसका ये है कि इसके बाद ये जनरेटेड क्लोन्स, एआई जनरेटेड क्लोन्स, डीप फेक्स, मॉलवेयर, इस तरह की मिस्चीवियस उसमें आए और फिर इवेंचुअली ये हमें सब्जुगेट करने के लिए या ठीक है. आपसे कह रही ईशानी, मुझे क्विकली एक ब्रेक लेना होगा क्योंकि बाकी की बातें हम अगले हिस्से में करेंगे. ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जो TRAI अब इशारा कर रहा है उसे समझ लेना चाहिए, तुरंत एक रेगुलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हम पिछड़ गए. अभी तक हमारे उस तरह से नियम कायदे कानून तैयार नहीं हुए जितना कि अब उसमें मिस्टीवियसनेस, अपराध और ये सब होने लग गए हैं. तो एआई में क्या पहले थोड़ा सा जागरूक होकर कदम उठा लेने चाहिए. छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी. बात हो रही है एआई के रेगुलेशन की कि उसे कैसे किया जाए, क्योंकि TRAI ने कुछ यहां पर अपनी ओपिनियंस दिए हैं कि इसे रेगुलेट करना चाहिए. हम अपने लास्ट सेगमेंट में क्विक आंसर्स चाहूंगा और छोटे आंसर्स अपने दोनों मेहमानों से. तो यतीश जी, क्या एआई के जो भी यहाँ सुझाव आ रहे हैं उनको गंभीरता से और तुरंत इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ना चाहिए? ये वक्त की डिमांड है, इससे पहले की चीजें छूटे हाथ से. विपिन जी, ये तो गिवन है कि इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि ये सोचना है कि रेगुलेट करना है कि नहीं करना है. रेगुलेट तो करना ही है. अब तो ये सोचना चाहिए कि किसको रेगुलेट करना है और कैसे रेगुलेट करना है. तो बेसिकली एआई को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले तो डेटा को कंट्रोल करना है और डेटा को रेगुलेट करना है कि वो यूज कैसे करे डेटा का, हिंदुस्तान के डेटा को, खासकर हिंदुस्तानियों के डेटा को. ये सबसे पहला प्रश्न है और सबसे पहला एक्शन पॉइंट है. दूसरा एक्शन पॉइंट ये है कि ये TRAI के को नहीं देना चाहिए रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि TRAI कोई खास बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. जब तक जहां रेगुलेशन का सवाल उठता है, उसने टेलीकॉम में कोई बड़े तीर नहीं मारे हैं और वो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए सक्षम भी नहीं है. इसलिए इसको डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, उसके अंदर कर रखना चाहिए या इसके लिए नई बॉडी बनानी चाहिए. राइट. ईशानी, क्विकली, क्या जैसा आईटी मिनिस्टर ने भी कहा कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, सभी देशों को साथ आना होगा, तो हमें भी बाकी देशों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए कुछ कॉमन फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ना चाहिए. नहीं, मुझे लगता है कि ट्राई ने खुद ही ये रेकमेंड किया है कि इट इज नॉट अ टेलीकॉम स्पेसिफिक, एआई इज नॉट स्पेसिफिक टू टेलीकॉम, वो हर जगह फैला हुआ है. इसलिए हमें एक अलग बॉडी बनानी चाहिए, जैसा कि मेरे मतलब एस्टीम्ड अदर गेस्ट ने कहा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया है, कुछ वैसा बनाना चाहिए. और जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है और जो डिजिटल इंडिया एक्ट है, जो आईटी एक्ट को रिप्लेस करेगा, मुझे लगता है कि डेटा प्राइवेसी में ये दोनों एक्ट्स बड़ा काम करेंगे, एक जो भी पास होने वाला है और एक जो भी रिप्लेस करेगा. सो आई थिंक ये प्रिटी मच हम एनीवे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा हैं, जिसमें बहुत सारे और प्रोमिनेंट देश हैं. तो हमारी जो भी इंटरनल पॉलिसीज होंगी वो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क के साथ होंगी,
लेकिन हमें अपने कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हुए अपनी इंटरनल अथॉरिटी को थोड़ा और स्ट्रिक्ट तो ये रखना चाहिए। बड़ी बहस है एआई की, क्योंकि एआई का रिवॉल्यूशन भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत है कि आपको एक ऐसी चीज के रेगुलेशन के बारे में सोचना चाहिए जिसके बारे में कहा है कि 5 साल में ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ देगी, तो फिर इसके मायने समझे जा सकते हैं। बहरहाल एक छोटी सी बात में तो शायद कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते, लेकिन जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी एआई पर और गंभीर बातचीत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी और हमारी लाइफ को बहुत बड़े पैमाने पर चेंज और इंपैक्ट दोनों करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।